नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इस विषय को लेकर जहां पर 17 से सीबीएसई के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और जैसे ही स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम शुरू होंगे तो उनको भी साथ में लेते चलेंगे। तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जितने भी बच्चे हैं वो इस जो हमारा अब रोड मैप रहेगा, जो फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटजी है हमारी, उसके ऊपर ध्यानपूर्वक काम करते चलेंगे हम और देखते चलेंगे एक एक चीज को कैसे क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है। आज मैं आपको कुछ आपके सामने स्लाइड लेकर आया हूं जहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि एग्जाम कैसा आता है। एग्जाम जैसा भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, क्या मतलब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, किस सेक्शन को पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं, तो उस स्ट्रेटजी को ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम में क्या होता है, सबसे पहले आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि जो क्वेश्चंस होंगे आपको 2 मार्क के भी होते हैं कहीं बोर्ड के अंदर, कहीं में 3 के भी होते हैं, तो मैं 2 या 3 को मान लेता हूं, ठीक है। 3 को मान लेता हूं कि 3 मार्क्स का होगा। फिर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। जो नए बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, वो केस स्टडी को देखकर घबरा जाते हैं। ऐसे घबराने वाली कुछ बात नहीं होती इसके अंदर। जस्ट केस स्टडी को रीड करना। कई बार केस स्टडी रीड करके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, कई बार बिना केस स्टडी को रीड किए भी आंसर मिल जाते हैं। तो किन क्वेश्चंस के अंदर जल्दी आंसर मिल जाता है, किन केस स्टडी के अंदर जल्दी आंसर मिल जाता है, उस तरह की केस स्टडीज को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और कई सारी चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो जैसे क्या नाम है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं। उनमें असर्शन और रीजन में कई बार बच्चा पजल हो जाता है और पता नहीं चलता कि मतलब कि किस असर्शन का क्या सच में यही रीजन है। कई सारी चीजें आपके सामने डिस्कस होंगी, तो उन चीजों को भी आपको देखते चलना है। और अभी मैं आपके सामने कुछ स्लाइड शो करने वाला हूं, उन स्लाइड को देखते चलिएगा और देखते रहना कि एक एक स्लाइड कैसे मतलब एग्जाम का पैटर्न है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथ्स के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। और देखना, अभी आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है। क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ करता है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा होगा आपके सामने जहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी होंगी आपको। इन इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना आप एक बार, ठीक है। ये इंग्लिश में है। अभी ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। अब देखो, इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले आपको प्राइम नंबर के डेफिनेशन पता होने चाहिए। प्राइम नंबर होते क्या हैं, कैसे प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, कहां से शुरुआत होती है। तो कई सारे बच्चे तो ना, जैसे कि क्या नाम है, उनको अभी इवन नंबर का भी नहीं पता है। तो मैं कहता हूं कि आप चीजों को देखते चलना, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे क्वेश्चन, अभी भले ही टाइम कम हो, लेकिन जितना ज्यादा डिस्कस किया जा सकता है उतना ज्यादा डिस्कस करेंगे हम। ये 7-8 दिन जो भी आपके पास हैं, इन 7-8 दिनों में बहुत कुछ बदला जा सकता है, यकीन मानिएगा। और सेकंड स्लाइड है, अब ये हिंदी में है, हिंदी वाले इसको देख लेना कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ये उन्हीं क्वेश्चंस की इंग्लिश में है। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जहां पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, जिसके जीरोस दे रखे हैं -1 एंड -2, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट निकाले, 10 के ऊपर ऐसा कुछ करके करते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि ग्राफ बताना है कि इसका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा।
उससे पहले तो यही बात पता होना चाहिए कि जो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, पैराबोला। क्या पता एक मार्क में यही पूछ ले, तो फिर आप क्या करोगे वहां पे। उसके बाद क्या नाम है, फोर्थ क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर द एरिया नहीं आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। कहता है कि ए और बी नहीं, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। मैं लैपटॉप के अंदर देख रहा हूं तो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा मुझे, एक ही लैपटॉप है इसलिए। तो कहता है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। कई तो बच्चे इसके अंदर अल्फा और बीटा निकालने चल देंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले नीचे एलसीएम लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर ऊपर सम आ जाता है, नीचे प्रोडक्ट आ जाता है, सम ऑफ 0 माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस सी बाई ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के बी बाई सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कितना होगा, माइनस के 1 बाई माइनस 4, यानी कि 1 बाई 4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी आपके सामने डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलना। कहता है कि भाई यहाँ पे दो इक्वेशंस हमको दी गई हैं, यहाँ पे इन दो इक्वेशंस के पहले ही हमें जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि बताओ p की वैल्यू क्या होगी, ऐसी कंडीशन में p की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और कहते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, इनका बताओ यूनिक सॉल्यूशन है या फिर टू सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ऐसी वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसको जाकर देखिए एक बार, तो आपको पता चलेगा। जो क्या नाम है, थर्ड चैप्टर में फर्स्ट जो क्या नाम है वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो को देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे इन क्वेश्चन के साथ डील करना है। तो ये अभी हिंदी में आ गया उसी का वर्जन, ठीक है। नहीं, अभी ये आ गया इंग्लिश में, जो पीछे वाला भी हिंदी में आई थी स्लाइड उसका। तो कहता है कि भाई द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रियल और इक्वल रूट है। अभी इसके ऊपर इन्हीं वीडियोस के ऊपर मैंने अभी हाल ही में इन्हीं चीज के ऊपर एक वीडियो डाल ली है, उस वीडियो को देखिएगा आप जाके। और उसके बाद कहता है कि भाई द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, क्या नाम है, कम से कम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 ही सॉल्यूशन होंगे या फिर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। कहता है नेक्स्ट में द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 30। कहता है कि 3 टर्म यानी कि S3 दे रखा है, उनका सम दे रखा है, S3 दे रखा है। और ग्रेटेस्ट टर्म जो है, जो कि मतलब कि सबसे लास्ट टर्म है, जो उनमें जो सबसे बड़ी टर्म है, यानी कि लास्ट वाली जो टर्म है, हो सकता है सबसे पहली हो, वो 13 दे रखी है। तो कॉमन डिफरेंस पूछा गया आपसे, ठीक है। अच्छा, यदि आप क्या कर लेते हो, एपी को उल्टा सीधा लिख लेते हो तो ये ए बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ए बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। उसके बाद क्या कहता है भाई, उसके बाद कहता है कि भाई द 8th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की 8th टर्म बतानी है कितना क्या होगी। उसके बाद कहता है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है एक्स एक्सिस से, वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से वो 4 होगी, मतलब एक्स की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, क्या नाम है, जो वाई की जगह पे लिखा हुआ यानी कि 4, और जो सबसे पहले नंबर पे लिखा है वो वाई की डिस्टेंस है, ठीक है, उस पॉइंट से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में कहता है कि द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी आर डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे रेशो को k/2 मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं, k/1 मान के फिर उसके बाद इसको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड ये है, एक बार हिंदी वाले इसको देखते रहना। कहता है कि भाई द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इंटरसेक्ट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ये कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी ना, वहां पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो x को 0 पुट करवा दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5b, यानी कि 0,5b। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इनको करेंगे सोल्व एक एक करके, सभी
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा पेपर आता है, पेपर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। आगे कहते हैं कि इफ ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसके बाद उसके सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, पी क्यू 3 ए बी के इक्वल है एंड बी सी जो है किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो क्यू आर, देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिमिलर ट्रायंगल होती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है और क्या नाम है, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, तो उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। वैसे आपको पता होगा, जिन बच्चों ने कर रखा है उनको पता है, वो देखते ही क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे सोल्व होगा। उसके बाद कहते हैं कि लाइन एस टी इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, और उसके बाद कहते हैं कि मीट करती है वो पी क्यू को एस पे। उसके बाद कहते हैं कि एंड पी आर, अच्छा एस और पी आर पी क्यू को मीट करती है एस पे और क्यू पी आर को मीट करती है टी पे। इसने दो साइड का रेशो दे दिया है और रेशो आता है 3:1 के इक्वल। और उसके बाद कहता है कि एन टी आर इतना है, देन लेंथ ऑफ पी टी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जब तुम क्या नाम है, दो ट्रायंगल हैं जो यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि अभी दो ट्रायंगल को बिल्कुल कट करके जाएगी तो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। और जब कभी भी ऐसा हो जाते तो वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लगा देते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी के माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि भाई कहता है कि इफ पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट हैं, क्यों कुछ ऐसे है कि जो सेंटर ओ है इसका, सच दैट कुछ ऐसे है कि जो ए पी बी है वो कितने का है, 80 डिग्री का है। और उसके बाद कहता है कि देन एंगल बताओ दूसरा कितना है, ठीक है। तो ए पी बी एंगल पूरा का पूरा कितने का, 50 डिग्री का है ना ये, हाँ 50 डिग्री का है। तो आपसे क्यू ए बी पूछा है, क्यू ए बी पूछा है, क्यों नहीं, ये ओ ए बी पूछा है, ओ ए बी कितना एंगल होगा ये बीच में से एंगल, मतलब बीच में से लाइन निकाल रखी है, तो इसको सोल्व करेंगे मेरे ख्याल से 30 होना चाहिए। बाकी देखते हैं इनको क्या नाम है, जब हम थ्योरम्स वगैरह लगाएंगे तो उस वक्त मतलब हो जाते हैं, आसानी से सोल्व हो जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सॉलिड हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है, हेमिस्फेयर है ना ये, तो कितना होगा, 3πr² होगा, 3πr² होगा। तो पाई की वैल्यू पाई ही रख रखी है, r² कितना होता है, मतलब r कितना है इसके अंदर 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जिसके पीछे 6 है वो वाला आंसर है। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो पिछली बार क्या हुआ था HBSC वाले पेपर में, ऐसा क्वेश्चन बनाया तो था, लेकिन अगर आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ रखा है तो आप 14.3 में जाकर क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। क्वेश्चन नंबर 3 जब देखोगे ना आप, तो आपको मतलब वहां पे एक बीमा एजेंट के बारे में कुछ बातचीत करते हैं और वहां पे एज देता है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे कुछ करके। तो पहले उसको क्या करना था, पहले उसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है उस क्लास फ्रीक्वेंसी को हमने फ्रीक्वेंसी में लेके आना, जैसे ये 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दे रखे हैं ना, वैसे लेके आना था, से कम वाली ऐसी दे रखी थी। तो उसमें पूछा था कि बताओ कि जो क्या नाम है, जो मॉडल क्लास है यानी कि जो बहुलक वर्ग है वो क्या होगा। बहुलक वर्ग बता देता हूं आपको क्या होता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना नीचे वाली लाइन, उसमें सबसे बड़ा नंबर है 20, देखो 20 है। और इसने पूछा है कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अच्छा कोई बात ना, ये भी देख लेंगे। मीडियन कहां पे निकलेगा, देखो मीडियन होता है बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल बीच में देख पा रहे होगे आप, बिल्कुल बीच में यहां पे आता है कौन, यहां पे तो 50 नहीं आता है बिल्कुल बीच में, तो है ना। तो लोअर जो दोनों होंगी ये हो जाएंगी 30 और 20, 50
50 इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे फिर ये असर्शन रीजन में कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ऑप्शन नंबर ए तब होगा, ये तभी मतलब सभी में ना सेम ही होता है, ये ऐसे ही लिख देते हैं हर बार। कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए। लेकिन कैसे होना चाहिए? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब क्या है कि रीजन सही बता रहा है कि असर्शन जो कह रहा है ना वो इस वजह से है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या कहता है? नंबर 2 मतलब बी पे क्या कहता है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एग्जांपल के लिए मैंने एक असर्शन लिया कि एक एपी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मान लो। कोई मुझे कह दे कि इसका जो क्या नाम है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी इसके अंदर 1 का ही है, ठीक है। रीजन अगर ये देगा क्या कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 करके, यानी d इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए सही है दोनों के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक होता। लेकिन मान के चलो कि रीजन में कुछ और लिख देता है इसके अलावा, तो फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। बी भी हो सकता है, मतलब कुछ और लिखेगा तो, लेकिन ये अगर वो भी सही हो, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए असर्शन तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एपी। रीजन मैंने दे दिया कि इसकी 10वीं टर्म दे रखी है 10। तो अब मुझे बताओ 10वीं टर्म 10 तो जरूर है, लेकिन जो असर्शन में बोला गया कि इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, वो रीजन थोड़ी ना है जो यहाँ पे रीजन दिया गया कि 10वीं टर्म इसकी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहेगा हर बार कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी में कहेगा कि असर्शन गलत है बट रीजन सही है, ठीक है। तो अभी असर्शन रीजन टाइप के ये क्वेश्चन है, इन असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को देखना है। इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे, देखते चलिएगा। एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये जो दे रखा है कि मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन, ठीक है। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं कि 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 होता है, ठीक है। और हिंदी में मोड को बहु कहते हैं, मतलब बहुलक कहते हैं। तो बहु तो किसी की एक ही हो सकती है ना, ठीक है। और क्या नाम है, जो सबसे बड़ा होगा वो होगा मीडियन, और मीडियन क्या नाम है, यहाँ पे ये रीजन गलत, वो क्या नाम है, ये गलत दे रखा है ना। मीडियन के आगे 3 आएगा और मीन के आगे 2 आएगा, है ना, ऐसा चलता है। मतलब कि 3 मीडियन इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन, इसके इक्वल हुआ करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आगे क्वेश्चंस हैं, देख लेना। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, विच डिवाइड्स द बोथ नंबर, इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है और उनके रिमाइंडर आते हैं 9 एंड 7। कहते हैं एक ऐसा नंबर बताओ, सबसे बड़ा वो नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। यदि तो फिर वहां पे क्या नाम है, फर्स्ट को डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर बचेगा, और सेकंड को यानी कि ये जो क्या नाम है 1249, इसको डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है? ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है भैया, ठीक है। उसके बाद देखना आगे 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 200 मतलब लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, ये तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ये तो निकाल सकते हो आप। उसके बाद कहता है कि द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब कि जब ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो दोनों को इक्वली या प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, जहां पर भी होगा। मतलब कि 2 ट्रायंगल बनाते हैं, कुल मिला के बातचीत ये है, ठीक है। मतलब कि एक साइड के जो क्या नाम है, जहां पर वो हो गया ना, जैसे मान चलो कि ABCD एक हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो बीच में से यदि लाइन निकाल दें और वो लाइन क्या कर दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकल दिया डायगोनल के, तो वो क्या कर देगा, 2 जो क्या नाम है ट्रेपेजियम की साइड है, एक AD है और एक है BC, उसको क्या करता है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और वो 2 पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे को, ठीक है। अगर आपको क्या नाम है 6.2 का 9th और 10th क्वेश्चन याद आ रहा हो इस चीज को देख के, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी है, ठीक है, मतलब आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है
एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑन द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट कि दो ट्रायंगल आपस में इक्वल दे रखी है ना, दो एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं। उसके बाद ये क्या नाम है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आर इंटू एस आर। देखो लास्ट ईयर ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था, क्या नाम 6.3 का, मेरे ख्याल से 6.3 का है, 14 क्वेश्चन है शायद, मैं पता नहीं उसके पास, वहां पे ए सी स्क्वायर है, ठीक है, ए सी या सी ए स्क्वायर है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल आया था पेपर में ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी देखते चलना है। नेक्स्ट स्लाइड ये है, देख लेना एक बार, हिंदी वाले देख लेना, इंग्लिश वालों के लिए ये रही, ठीक है। ऊपर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दे रखा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 50 कार्ड्स, ठीक है, नंबर 1 से लेकर 50 तक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि जो नंबर आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, 1 से लेकर 50 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 7 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, 7 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और क्या नाम है 7/50 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है ए पिगी बैंक, उसके अंदर एक कॉइन दे रखा है, 50 कॉइन दे रखे हैं एक एक के, और 100 कॉइन दे रखे हैं 2-2 रुपए के, और फिर उसके बाद 100 and 100 कॉइन, 100 कॉइन एंड 50 रुपीज, 100 दे रखे, एक रुको, ये क्या रखा है इसने, 100 रुपीज, मतलब 102 रुपीज कॉइन है एंड 100, ये क्या लिखा है इसने 100, यहाँ पे कुछ होना चाहिए भाई 5, मतलब मेरे ख्याल से 5 कुछ होगा। फिर 50 रुपीज है, फिर क्या नाम है, यहाँ पे एक ना मिसिंग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग टाइप है, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वहाँ पे 50 पैसे का भी कॉइन हुआ करता है, वो 50 पैसे वाला कॉइन नहीं लिखा इसने, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते चलना है, आसान क्वेश्चन है वैसे। अब उसके बाद कहता है कि भाई एक डाई को थ्रो किया जाता है 2 बार, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। 5 कम से कम 1 बार आने का मतलब क्या है कि कम से कम 1 बार आए, और ज्यादा से ज्यादा तो 2-3 बार आ सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार आ सकता है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि वहां पे 2-3 बातें पूछ रहे हैं, मतलब कि 5 कम से कम 1 बार और ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही आ सकता है उसके ऊपर। तो ऐसे 11/36 इसका आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, मैंने वहां पे बताया था आपको, ऊपर वाले 2 मार्क के हैं, ठीक है, ये 3 मार्क का है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि प्रूव दैट कि ये जो दे रखा है √3 + 5 / 2 इज एन इरेशनल नंबर, वेयर ये बात गिवन है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 1.3 के जैसा क्वेश्चन है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा दे रखा है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, बट b क्या नाम है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट वाली जो यहाँ पे नंबर है इसको अकेला रख लेते हैं, और एक साइड में a b से टर्म बना देते हैं। फिर हम कहते हैं देखो a और b यहाँ पे इंटीजर दे रखे हैं, और इंटीजर से बना एक नंबर अगर होगा, बस नीचे b नहीं होना चाहिए, अगर एक नंबर होगा इंटीजर से बना तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। बट इट इज गिवन दैट कि ये जो दे रखा है भाई √3, ये तो क्या है, ये तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब जो कुछ हमने माना वो सब कुछ गलत हो गया है ना, गलत हो गया, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा गिवन है वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसको भी देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, या ऐसा क्वेश्चन हर एक, मतलब ये तो आता है क्वेश्चन, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, ये तो गारंटेड है, 3 नंबर पक्के करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है फाइंड द वैल्यू Find the value of p for which the following system of linear equation has infinitely many solution। Infinitely many solution कब होते हैं, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीन इक्वल हो जाएं। उसके बाद यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे इसको जब आगे सोल्व करेंगे हम। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते रहना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, एक एक को सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है
अब ये सर्कल से थ्योरम आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में। अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 5 के हैं क्या, 4 के हैं? नहीं, each section there are 4 long questions और 5 मार्क्स के हैं भाई, 5 मार्क्स के हैं। तो ये 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो एक बार। मतलब कि यदि मैं आपको बताऊं तो 9th चैप्टर में से ये क्या नाम है 33rd क्वेश्चन है जो 9th चैप्टर में से है। उसके बाद जो अगले जो 2 हैं मतलब कि ए और बी दे रखे हैं, मतलब 34वां जो क्वेश्चन है ये दे रखा है 13 चैप्टर में, यानी कि 9 चैप्टर को पक्का कर लो, 9th चैप्टर को पक्का कर लो, 13 चैप्टर को पक्का कर लो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है उसका किसी भी हालत में। तो उसके बाद वापस से स्लाइड रिपीट होगी क्या? हाँ, नहीं स्लाइड रिपीट नहीं हुई है। अब इसके बाद देखना ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी 9th चैप्टर में से नहीं है, ये है 6th चैप्टर में से। 6th चैप्टर में से ऐसा एक एग्जांपल नंबर 9 हुआ करता था, 90 सेंटीमीटर लड़की की लंबाई हुआ करती थी, वो जाती है आगे। फिर एक पोल है जिसकी मेरे ख्याल से 6 सेंटीमीटर पता नहीं 9 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, वहाँ पे उसकी हाइट दे रखी है। फिर लड़की की छाया की लंबाई दे रखी है, कुछ वैसा क्वेश्चन है ये। तो वहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, क्या नाम है साइड एंगल साइड से हम उसको क्या नाम है सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है शायद ये, लेकिन कुछ वैसा ही है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, देखना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, मतलब कि 6th चैप्टर में से केस स्टडी बना दी गई। अब ये देखो, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 8th चैप्टर में से भी केस स्टडी बना दी, ठीक है। केस स्टडी कई चैप्टर में से बन सकते हैं, 7 चैप्टर में से बन सकते हैं, 5th में से बन सकते हैं, किसी में से भी बन सकते हैं वैसे तो। बट फिलहाल तो अभी तो जिसमें दे रखे हैं उसके अंदर देखते रहना। 8th चैप्टर आया, 13 चैप्टर आया, 9th आया, मैं कहता हूँ कि 3rd चैप्टर में से भी आ सकती है, 5th में से भी आ सकती है, 7th में से भी आ सकती है, ठीक है। और हाँ, इसमें से आ सकती है क्योंकि आई हुई है कई बार। उसके बाद ये क्या लिखा है, 1 मिनट इसमें करता हूँ। दीपक हैज टू कट ए सर्कुलर पिज्जा इनटू 8 इक्वल स्लाइस सच दैट, सारे के सारे जो 8 स्लाइस हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब सब में बन जाए। इसका रहता है कि द पिज्जा इज 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अच्छा, डायमीटर दे रखा है उसका, 8 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। इसका मतलब यदि तुम उसके 8 पार्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 सेक्टर्स आपके पास, और हर एक जो मतलब कट है, जो हर एक पीस है उसका ये एरिया पूछ सकता है। इसके अंदर क्या पूछा फर्स्ट के अंदर, हाउ मैनी टाइम विल हैव मेक कट। अच्छा, कितने कट लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप उसको सीधा काट रहे हैं तो सिर्फ 4 कट में ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उसको मतलब क्या नाम है सेंटर पे आके छोड़ देते हैं, सेंटर पे आके छोड़ते हैं, तो उस वक्त 8 कट लगेंगे इसके अंदर। वैसे मतलब सीधा ही काटते हैं उसको, तो जब सीधा कटेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 ही कट लगेंगे इसके अंदर। उसके बाद कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्या नाम है ईच सेक्टर ऑफ स्लाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सेक्टर क्या इसी में से अलग बनेगा, कहीं इसी में से बनेगा ना। तो हर एक सेक्टर का जो क्या नाम है स्लाइस होगा, जो स्लाइस होगा वो हर एक सेक्टर के टाइप का, उसकी रेडियस भी 35/2 हो जाएगी, ठीक है। 35/2 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पे डायमीटर दिया है। अब फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्लाइस पिज्जा, θ/360 इंटू πr²। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अच्छा, इसका 3rd पार्ट में अगर बी करना चाहते हो तो बी में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्लाइस इफ ओनली 4 इक्वल पीसेस आर कट। यदि कहता है कि यदि 4 ही करते, अच्छा जब 4 करते तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट बना दिए गए हैं। तो एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, πr² डिवाइड बाई 4। ये तो ऐसे कर लो, वरना फिर तुम्हें को क्या करना पड़ेगा, θ/360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो एंगल होगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का होगा। तो जब तुम 90 डिग्री को क्या करोगे 360 के साथ काटोगे तो 1/4 वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पेपर पूरा हो चुका है। हाँ, पेपर पूरा हो गया। तो ऐसा पेपर आएगा आपका। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का इससे थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ वालों का इससे थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहता है। मतलब इनका जो रहता है वो रहता है इजी टू मॉडरेट, और जो स्टैंडर्ड मैथ वालों का है वो होता है मॉडरेट टू लेके डिफिकल्ट तक। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। जितने भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं सभी टफ क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज चला रखी है। अभी क्या करेंगे, अब 11 तारीख से ना 11 तारीख से लगातार अब क्या करते चलेंगे, हम 2 वीडियोस आएंगे डेली। हर एक वीडियो में क्या करेंगे, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर फुल्ली सोल्व करेंगे। लाइव आगे करना पड़े तो लाइव आगे करेंगे, अदरवाइज ऐसे करना पड़े तो रिकॉर्डेड वीडियो आएगी, लेकिन लाइव ही करेंगे ताकि बच्चे जुड़े रहें। ठीक है, तो यहां पे आपका ये समाप्त हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को ना छोड़ना नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ सकते। इससे आपको अप्रोच पता चलती है कि पेपर में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सोचा जाएगा, कैसे सोल्व किया जाएगा, क्या टेक्निक होती है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा नया टाइप का लगे तो उससे हम अपनी ही नॉलेज, जो भी हमारी नॉलेज है सिर्फ उससे ही सोल्व करना है, क्योंकि कोई बाहर से तो डालेगा नहीं, सब कुछ अंदर से ही तो आना है। लेकिन उस टैक्टिक्स को आपको कैप्चर करना है जिस टैक्टिक्स से उसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप पढ़ते रहिएगा, यही गुजारिश करूंगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये टाइम है, अब ये युद्ध की भूमि है। यहाँ पे सारी रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं, सबने अपने अपने पैंतरे आजमाना शुरू कर दिए हैं। अब बारी आपकी है, आपको उठना है, पढ़ना है, लगे रहना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना है, सिर्फ पढ़ते चलना है। अभी आपका जो टाइम है ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है, किसी और चीज में मतलब कहीं पर भी आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इंस्टाग्राम जैसी चीजों के ऊपर लगे रहते हैं। अभी आप जो मतलब सोशल मीडिया उसको छोड़ दीजिए। हाँ, यूट्यूब का थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो आप 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी ही करिए। अभी मैं यही कहूंगा, आपका जो डाउट रहता है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिएगा, आपका हर एक डाउट सोल्व किया जाएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा, बस यही गुजारिश करता हूं आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो आएगी जो 4th चैप्टर हमारा चला हुआ है, उस 4th चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे, जितने डिफिकल्ट और इजी लेवल के जितने भी होंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक टाइप को यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। और आपको वीडियोस देखनी है, ठीक है, और करते चलिएगा। 2x पर देख लिया करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।